ख्वाजा साहब, पहले तो ये बताइएगा कि क्या ऐसा हुआ कि ये शेड्यूल चेंज करना पड़ा, अब 3 मराहिल में ये होगा 27, 2 और 10 तारीख को, इसके पीछे क्या वजह है कि ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस का शेड्यूल चेंज हो गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में आपको पता है कि कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने रावलाकोट के मकाम पर धरना दे रखा है। तो मेरे ख्याल में जो ज़राए ने हमें बताया कि सिक्योरिटीज़ के इशू थे, इसी वजह से इन इंतखाबात को 3 मरहलों में रखा गया। पहले मरहले में जो 27 जुलाई को इंतखाबात होने थे उस मीरपुर डिवीज़न को वहाँ करवाए जा रहे हैं, और 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में और महाजीन के हलकों में इंतखाबात का शेड्यूल आया। इसी तरह 10 अगस्त को जो पुंछ डिवीज़न है जहाँ शोरश है वहाँ इंतखाबात कराने का फैसला हुआ। मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक शायद ज़िम्मेदारान जो हैं कारकर्दगान उन्होंने सोचा होगा कि 10 अगस्त तक हमको मामला कुछ मुज़ाकरत करके कुछ उनको सेटल कर लेंगे, इसी वजह से ये मरहलावार किए गए हैं। तो सिक्योरिटी का इशू है और अभी तक धरना के जो शुरका वहाँ बैठे हुए हैं, इसी वजह से इनको मरहलावार किया गया। मेरे ख्याल में ये एक साहिब फैसला है। अगर पूरा जमहूरी सिस्टम ये जे में डीरेल होता है तो जो इस जमहूरियत के दुश्मन हैं, जो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी डीरेल हो, उनको खुशी होती है। आज काफ़ी लोगों को जब ये फैसला है तकलीफ भी पहुंची है कि ये तो इरादा कर लिया गया, और बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है मेरे ख्याल में, क्योंकि मीरपुर डिवीजन में हम देखते हैं वहाँ कोई शोरश नहीं है, सिर्फ रावलाकोट की हद तक है। तो उन्होंने कहा कि पहले मरहले में हम मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात करवा लें, उसके बाद मुजफ्फराबाद में, उसके बाद जाएंगे रावलाकोट के अंदर। ठीक है, तो अब अभी हम देख रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर इलेक्शन के दिन है तो लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है, नून लीग के लोग भी नज़र आ रहे हैं, आज तो नवाज शरीफ साहब भी नज़र आए, और इसी तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उससे कोई इंगेजमेंट, कोई बातचीत या कौन ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है, उनके साथ कुछ हो भी रहा है या नहीं इस वक्त? अभी तक जो इतलात हैं बैकडोर शायद कुछ चीज़ें चल रही हों, इल्म में नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें कुछ लोगों के ज़रिए, अनऑफिशियल लोगों के ज़रिए जो उन्हें एंगेज किया गया है, उनके साथ कुछ बातचीत चल रही है, लेकिन सामने कोई चीज़ ऐसी नहीं है। पीपल्स पार्टी की सतह पर या नून लीग की सतह पर मियां नवाज शरीफ आज ज़रूर पहुँचे हैं। मुजफ्फराबाद के अंदर बहुत बड़ा जलसा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वहाँ थी, उन्होंने जो कश्मीर का झंडा है उन्हें अपने दुपट्टे की जगह उस झंडे को ओढ़ रखा था, और मियां साहब ने वहाँ, बल्कि बारिश थी शदीद, आज सारा दिन मुजफ्फराबाद में बारिश रही है, लेकिन इसके बावजूद नून लीग अच्छा पावर शो करने में कामयाब रही है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जलसा था नकियाल के अंदर, लेकिन वो मौसम की खराबी की वजह से वहाँ जा नहीं सके, वो जलसा नहीं कर सके। इससे कबल वो 2 जलसे कर चुके हैं। कोटली के अंदर बड़ा अच्छा पावर शो किया था बिलावल भुट्टो ने, और काफ़ी लोग हमें गहमा गहमी देखने को मिली है। और मियाँ साहब ने तो आज बम भी फोड़ दिया लोगों पर। उन्होंने कहा जी मैं, अगर आपने हमें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बनाया तो कश्मीर का ही बना दे। मैं शहबाज शरीफ साहब से दरखास्त करूंगा। इस पर बड़े दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग कह रहे हैं जी अब मियाँ साहब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी एक अपनायत थी कश्मीरियों के साथ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अगर आप मुझे यहाँ से नून लीग को वोट देते हैं तो मैं हर 3 महीने बाद यहाँ आता जाता रहूँगा। और उन्होंने अब हवाला भी दिया कि उन्होंने बजट दुगना किया था इस बार, तो उन्होंने बड़ा ऐलान भी कर दिया कि अगर हमारी हुकूमत बनी तो जो आज़ाद कश्मीर का बजट है वो 10 गुना तक बढ़ाने का उन्होंने ऐलान किया है। अब देखते हैं ये वादा पूरा होता है या नहीं। हाँ जी, वैसे तो नवाज शरीफ साहब जो है वो कम ही नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ इलेक्शंस होते हैं, चाहे जीबी के हो, आज़ाद कश्मीर के हो, तो थोड़े से एक्टिव जो है वो नज़र आ जाते हैं और पहुँच जाते हैं जो है तकरीरें करने के लिए। और आपने कहा कि रिस्पॉन्स अच्छा मिला उनको वहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, रिस्पॉन्स तो हमने देखा है, काफ़ी लोग, बड़ी गहमा गहमी थी मौसम की ख़राबी के बावजूद। अच्छा उन्होंने, क्योंकि इस हालात में जैसे टेंशन थी, कहा जा रहा था कि लोगों का इस निज़ाम पर से इत्मीनान उठ गया है, लेकिन जैसे जलसागाह हमने देखा, लोगों का जोश खरोश देखा, तो अंदाज़ा हुआ कि अभी लोगों का जमहूरियत से इत्मीनान नहीं उठा। लोग चाहते हैं कि इसी सिस्टम के ज़रिए, यानी कि बैलेट बॉक्स के ज़रिए अपने जो मसाइल हैं उन्हें हल करें, वोट के ज़रिए हम इसको आगे लेकर चलें। लेकिन कुछ लोगों की तो ख्वाहिश थी कि इस अमल को सबोटाज किया जाए, लेकिन लगता है लोगों का भी भरोसा है इस निज़ाम के ऊपर। जी बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब, आपने ज्वाइन किया, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं और इसका बैकग्राउंड भी बताया, जो मेरा ख्याल पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ थोड़ा सरप्राइजिंग गुफ्तगू भी है आपकी, जो आप चीज़ें बता रहे हैं। कि एक तरफ हमें बताया जाता है कि कश्मीर में इस वक्त शायद पाकिस्तान से रिलेटेड जो उनके आइडियाज़ हैं, ख्यालात हैं, उनमें बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, जो आप भी बता रहे हैं, वहाँ से कश्मीर की पॉलिटिक्स में बड़ी गहरी आंख है, आपकी ग्रिप रखते हैं, कि बिलावल भुट्टो के भी बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के हैं, इनके भी बड़े जलसे हो रहे हैं। सो
اس کا مطلب ہے کہ اسٹیل جو کشمیر کا بندہ ہے وہ پاکستان کے جو مین اسٹریم کے لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ فیل کرتا ہے، وہ ابھی بھی اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کو سننا چاہتا ہے، وہ بلاول کو سننا چاہتا ہے، ان کی لوکل لیڈرشپ جو ہے ان پارٹیز کی، تو وہ شاید اتنے کراؤڈ پولر نہیں رہے، ابھی بھی پاکستان سے گئے ہوئے جو لیڈرشپ ہے تو یہی موبلائز کر سکتے ہیں کشمیری ووٹر کو باہر نکلنے پہ۔ بڑا اہم سوال کیا ہے کلاسرا صاحب آپ نے۔ یہ دیکھیے کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ جو اے جے کے چیپٹر کے سربراہ ہیں وہ مثلا جیسے مسلم لیگ نون کے ہیں وہ کشمیری ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں مین اسٹریم میڈیا پہ، کیونکہ ہمارا جب میڈیا کا یہ ایک روٹین ہے، ایک روایتی طور پر جو پاکستانی لیڈر آتا ہے تو اس کو پھر لائیو لے لیتے ہیں، کہ پہلے انہوں نے خطابات کیے ہیں، وہی یہ کراؤڈ لائے ہیں جو کشمیر کی لیڈرشپ ہے۔ اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں جنہوں نے کوٹلی میں جلسہ بھرا ہے وہ صدر ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے چودھری محمد یاسین، تو یہ موومنٹ ساری موبلائزیشن انہی کی ہے، ان کی تقاریر بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ جب بڑا لیڈر یہاں سے گیا ہوتا ہے اس کو لائیو کٹ کر لیا جاتا ہے تو وہ ان کو گفتگو نہیں سنی، کشمیری ان کی بھی گفتگو سنتے ہیں، ان پر اعتماد بھی رکھتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ پاکستان سے بڑا لیڈر جاتا ہے تو اس کو بھی وہ داد دینے ان کو سننے پہنچتے ہیں وہاں۔ خواجہ صاحب اب سوال یہ ہے کہ جب ایک طرف اتنے بڑے موومنٹ چلی وہاں پہ جو رپورٹس ہوئی پاکستان کے لیے، بڑی ڈسٹربنگ رپورٹس ہوئی پاکستان کے لوگوں کے لیے، تو آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ جو ابھی بھی ایک سائزبل قسم کی ان کی ووٹ بینک بھی ہے اور ان کا ایک پولیٹیکل رومانس بھی ہے کشمیریوں کا ان کے ساتھ، وہ ابھی بھی ان پارٹیز اگر ان کے صدور بھی ہیں، وہ چاہے نواز لیگ کے ہوں یا اس کے پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ بھی وہاں پہ لوگ اکٹھے کر کے لائیں، تو بندے تو وہی لا رہے ہیں، سو اسٹل دے فیل پولیٹیکلی اٹیچ ود دیز پارٹیز۔ جی بالکل، یہ شاید جو لوگ اس قسم کے تجزیے کرتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا سرپرائزنگ بھی ہو۔ آپ اے جے کے میں یہ جو جمہوری سسٹم ہے، الیکشن ہے، وہ بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ پچھلے انتخابات کو دیکھیے، اس سے پچھلے انتخابات کو دیکھیے، 16 اور 21 کے جو انتخابات ہوئے ہیں، وہاں سے جو باہر اوورسیز کشمیری ہیں وہ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے کے ٹکٹ لے کر آتے ہیں، اور یہ جو نظام ہے اس میں حصہ لیتے ہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اس میں بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ اس وجہ سے ابھی تو جو ایکشن کمیٹی کی وجہ سے ایک تلخی ماحول میں آئی ہے، اور گالم گلوچ کا جو کلچر ہم نے دیکھا ماضی میں پاکستان میں بھی، وہ وہاں بھی دھر آیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کا سیاسی جماعتوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ ہم نے پچھلے بھی دیکھا، اسی 5 سالوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات ہوئے، وہ بھی مرحلہ باز کرائے گئے تھے، اس میں بھی لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، بڑا سیلیبریٹ کیا تھا۔ اچھا، آپ نے ابھی ایک بات کی کہ یہ جو زیادہ اس وقت ٹربل والے ایریاز ہیں جہاں پہ بعد میں الیکشن کرائیں گے، راولا کوٹ ہے، باقیوں میں آپ نے کہا اتنی زیادہ کوئی ایجیٹیشن یا وہ چیزیں نہیں ہیں، مطلب وائی راولا کوٹ، وہاں پہ اتنا زیادہ ریئیکشن کیوں ہے؟ کیا ایسا کچھ کیا ہوا ہے؟ کوئی خواجہ آصف صاحب کے بیانات کے بعد بات یہ بڑھ کی ہے جو انہوں نے کہا جناب یہ تو کشمیری نہیں ہے، یا پہلے سے وہاں پہ کوئی فالٹ لائنز کوئی مجبور آلریڈی موجود ہیں؟ آپ نے جب یہ بات کی کہ وہاں زیادہ یہ ٹربل ہے، مسئلہ ہے، وہاں زیادہ ٹربل مسئلہ کیوں تھی اور باقی ایریاز آپ نے کہا مطلب سچ وہاں پہ کوئی ایجیٹیشن ریلیٹڈ ایشوز نہیں ہیں؟ نہیں، آپ نے جو کہا نا خواجہ آصف صاحب کی گفتگو کے بعد جو انہوں نے کی، انہوں نے تو بیرپور کے بارے میں بھی کی تھی، دیرکوٹ کے بارے میں بھی کی تھی۔ یہ ایک جو پونچھ ڈویژن ہے اس کا ایک ماضی ہے، ٹھیک ہے نا، ماضی میں بھی جہاں احتجاج 47 سے پہلے بھی یہاں یہ بڑا احتجاجوں کا مرکز رہا ہے، یہ جو پونچھ ڈویژن کا علاقہ ہے، خاص کر راولا کوٹ کا، پلندری کے جو علاقے ہیں، یہاں بڑی ایک سٹرونگ وہاں سے موومنٹ چلتی رہی ہیں مہاراجہ کے خلاف بھی، تو ان کا ایک ماضی، یہاں قوم پرست ایلیمنٹ بھی بڑا زیادہ ہے، جو نیشنلسٹ ہیں وہ اس جو 2 اضلاع ہیں پلندری کے اور راولا کوٹ کے، یہاں ان کی اسٹرینتھ بھی زیادہ ہے، اس لیے وہ وہاں اپنے ایک تو وہ ایسا ایریا ہے جہاں ابھی دیکھیں نا ان کو اپنے آپ کو ایسی جگہ محفوظ جگہ کا انتخاب کیا انہوں نے، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں شورش رہی ہے، ایک نیشنل جو خود مختار کشمیر کے حامی ہیں ان کا ایک گڑھ بھی رہا ہے، تو وہاں سے یہ آواز شروع سے ہے۔ پچھلی بھی جب یہ تحریک چلنا شروع ہوئی تھی تو یہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، جب بجلی مہنگی ہوئی تھی، جب عمران خان رخصت ہوئے تھے، IMF سے ایگریمنٹ ٹوٹا تھا، تو یہاں سے ہی بجلی مہنگی ہونے کے بعد راولا کوٹ سے اسٹارٹ ہوئی تھی تحریک، تو وہاں یہ ہے ایسا ایلیمنٹ موجود ہے، وہاں لوگ یعنی کس طرح کی۔ خواجہ صاحب آپ نے بھی بات کی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے 3 مرحلوں میں یہ الیکشنز ہو رہے ہیں، تو اس کا کتنا چانس ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے الیکشنز کتنا ہوگا اتنا ہی لوگ، جیسے آپ نے کہا کشمیر میں الیکشن از اے بگ ایونٹ ہوتا ہے اور وہاں ریگولر الیکشنز ہوتے ہیں، پاکستان میں ہوں نہ ہوں وہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک پروسیس ہمیشہ سے چلتا رہا، ایون میرا خیال ہے مارشل لا دور میں بھی
कश्मीर का एक अलहदा हमने देखा है कि वहाँ पे कभी इलेक्शन नहीं रुके, पॉलिटिकल प्रोसेस रहा है। अब आपको क्या लगता है कि जो इतनी बड़ी कॉल है उनकी एजिटेशन है अवामी एक्शन पार्टी की, उसका टर्न आउट पे भी कोई असर पड़ेगा, बैकआउट होगा? आप क्या देख रहे हैं? या कश्मीरी हैं कि वो कहा जाता है बिरादरी की वजह से भी आते हैं, वो नेशनल से हट के बाज़ कौम में बिरादरी जो है वो भी देखा जाता है कि ये ना हो कि हम बैकआउट करके रह जाएं और हमारे बंदे, हमारी बिरादरी, हमारा एक कबीला जो है वो पीछे ना रह जाए। हाउ डू यू सी दैट? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि ये जो मीरपुर डिवीज़न है, हमने कल देखा, बल्कि कल जो मुलाजमीन ने वोट डाले हैं उसमें 80% टर्न आउट रहा है। मुलाजमीन का तो ज़्यादा लोग वो आ ही जाते हैं, लेकिन अब मीरपुर में डिवीज़न में भी अच्छा मैं देख रहा हूँ टर्न आउट होगा। मुजफ्फराबाद में भी वहाँ टर्न आउट अच्छा होगा, लेकिन ये जो पुंछ डिवीज़न है, खासकर रावलाकोट और पलंदरी में, यहाँ मुझे लगता है कि जो वोटों की शरह होगी वो शायद इतनी इनके बराबर ना हो। वहाँ टर्न आउट कम होने का इम्कान लगता है मुझे, लेकिन शायद 10 अगस्त का वक्त लिया गया है, उस वक्त तक शायद मामला को हल हो जाए। तो बैकडोर जो गुफ्तगू चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, शायद वो कामयाब हो जाएं, कुछ चीज़ें ऐसी सामने। अच्छा सर, मैं इससे पहले रबिया के पास भी बड़े अहम सवालात हैं। अभी आपने रावलाकोट की बात की, तो वहाँ पे इस वक्त पोलिटिकल कंपेन कैसे चल रही है? क्योंकि आपने कहा वो मरकज़ है, उनका माजी है, पहले भी वो ये रजिस्ट करते रहे हैं, वहाँ पे तहरीकें चलती रही हैं। तो अभी की दफ़ा वो जो उस कोई पीपल्स पार्टी के या कोई नवाज लीग के या दीगर जो आपकी पार्टीज हैं, उनके कैंडिडेट्स जो हैं, तो क्या उनको कि वह मसाइल का सामना है अपनी कंपेन करने में रावलाकोट वाली साइड पे, या आप समझते हैं कि वहाँ पे मामलात कोई अच्छे नहीं है उनके लिए? आप हैरान होंगे ये बात सुनकर। एक तो कल मुलाजमीन के इंतखाबात हुए हैं, तो वहाँ रावलाकोट के 5 इंतखाबी हल्के हैं, वहाँ मुलाजमीन की भी पोलिंग नहीं हो सकी है। पलंदरी के 2 हल्के हैं, वहाँ भी पोलिंग नहीं हो सकी है। अच्छा, तो इस वक्त तक हैरान कुन बात आपको बताने चला हूँ कि कोई कंपेन नहीं चली इन 7 हल्कों में, ठीक है। कोई उम्मीदवार, यानी कि रावलाकोट के जो 5 हल्के, बिलखसूस पलंदरी में तो हमने देखा है, एक हल्के में तो चली है, एक बलोच में भी चल रही थी कंपेन, लेकिन वहाँ एक उम्मीदवार की डेथ हो गई, वहाँ इलेक्शन पहले ही मुलतवी हो गया था। ये जो 5 हल्का इंतखाब हैं, इसमें ना पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने कोई कंपेन की है, वहाँ जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, सरदार हसन इब्राहिम जिसके सरबराह हैं, वो भी कोई कंपेन नहीं कर सके, मुस्लिम लीग नून के नहीं कर सके, बल्कि जो साबिक सदर हैं, आज़ाद कश्मीर के रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर हैं सरदार यकूब खान, उन्होंने वो भी अपने हल्का इंतखाब में नहीं जा सके अभी तक। पिछले दिन वो आपने देखा नहीं, सरदार तनवीर लियाज साहब जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जाने की कोशिश की थी, तो उन पर मुसल्लह लोगों ने हमला कर दिया था। उनके गार्ड हैं जो साबिक SCG के कमांडर थे, आसफ, उनकी शहादत भी हो गई थी। तो वहाँ अभी तक जो रावलाकोट के 5 हल्का इंतखाब हैं, वहाँ कोई अभी तक कंपेन नहीं हो सकी। पुंछ डिवीज़न के बाकी जो हल्के हैं, बाग है, हवेली है, अब्बासपुर का है, हजीरा का हल्का है, वहाँ कंपेन चलती रही है। लेकिन जो रावलाकोट के स्पेसिफिक 5 हल्के हैं, शहर का हल्का भी है और खाई का हल्का भी साथ, यहाँ कोई कंपेन अभी तक हो ही नहीं सकी। इसी वजह से आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था सरदार यकूब ने कि ये यहाँ इलेक्शन अभी जब तक अमन अमान के हालात बेहतर नहीं हो जाते तो यहाँ इंतखाबात मुलतवी करते। इसी वजह से शायद ये फैसला किया गया है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, उन्होंने पोलिटिकल पार्टी से मशवरा किया है, मशवरा करके उन्होंने मरहलावार कराने का ऐलान किया। एक तो सिक्योरिटी के भी इशूज़ हैं, क्योंकि आपने इंतखाब जब कराना है तो यकीनी बनाना है कि अमन अमान भी यकीनी हो। तो बल्दियाती इंतखाबात के मामले में भी जब यहाँ वफाक से फोर्स नहीं दी गई थी मतलूबा, तो उन्होंने फिर वहाँ भी मरहलावार बल्दियाती इलेक्शन करवाए थे। अभी भी मेरा ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है, और जो सबसे जहाँ शोर से ज़्यादा इलाका है उसको आखिर में रखा गया है, ताकि 10 अगस्त तक कोई ना कोई रास्ता निकल आए और वहाँ भी इंतखाबी अमल मुमकिन बनाया। ख्वाजा साहब, आप क्योंकि इतनी क्लोज जो है वो नज़र रखते हैं कश्मीर पर, तो अगर मैं आपसे पूछूं, 2-3 साल पहले तक तो जो है कोई सोच भी नहीं सकता था कि हालात जो है वो इस नहज तक पहुंच जाएंगे। अब जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, हालांकि इतनी सारी जॉइंट एक्शन कमेटी की शराइत मानने के बावजूद भी जो है उनको सेटिस्फाई नहीं किया जा सका, अब तक जो है वो हालात कंट्रोल में नहीं आए हैं। तो क्या ये कुछ अरसे से, कुछ सालों से, पिछले 2-3-4 सालों से जो है ये एक चीज़ जो है वो वहाँ पर हो रही थी, एक डिससेटिस्फैक्शन थी जिसको रीड नहीं कर सकी लीडरशिप, उसका नतीजा जो है वो अब नज़र आ रहा है। आप किसको ब्लेम करेंगे? क्या आपके नज़र में क्या वजह है इसकी? मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूंगा। मेरा तजिया ये है जो आपने इंट्रो में बयान नहीं किया था, जनूबी एशिया के नौजवानों में जो बेचैनी एक लहर हमें नजर आती है, जेन जी का सोचने का अंदाज, सोशल मीडिया, ये अभी तक कई समाज हमारे ऐसे हैं जिसको अभी तक मेरा हजम नहीं कर सके। इसको जो नौजवानों में एक रद्दमल है, जैसा कि रऊफ खुलासा साहब बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस मीटिंग में ये थे सेनेट की
मुकायमा कमेटी में जहां साबिक वज़ीर आज़म चौधरी बल्कि अनवर मेरे साहब जहन ने में ये कहा बात था, आ रही थी, मैंने ये रबिया के बाद ये बात करनी थी कि वहाँ पे चौधरी अनवर हक साहब जो हैं वो आए थे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस पे, कोई पैसे नहीं दे रहे थे हुकूमत पाकिस्तान को, 70-80 अरब रुपया रहता था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फिक्रा कहा था, जुमला कहा था, जो मैं आपकी बात याद दिलाई आपने। उन्होंने कहा जनाब ये कश्मीरियों की आखिरी नौजवान नस्ल है जो आपसे गैर मशरूत मोहब्बत करती है पाकिस्तान से, अब वो हमसे क्वेश्चन करते हैं। तो लिहाजा मतलब 2-2.5 साल पहले भी वो सिम्टम बता के अगर उस वक्त भी हम थोड़ा सा एंगेज करते, चीजें देखते, तो मामला डिफरेंट। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन मुझे याद है चौधरी अनवर हक साहब ने बात की बिल्कुल थी। आपने, क्योंकि आप उस वाकया उसके यानी शाहिद भी हैं और आप उसने सुना भी था, तो यही एक वजह यह है, और भी मल्टीपल वजूहात हैं, कुछ गवर्नेंस के भी जेके में इश्यूज हैं जिन्हें एड्रेस नहीं किया गया बर वक्त। तो ये सारी चीजें मिलाकर, और कुछ जो एक्शन कमेटी के जो ज़ोमा हैं इन्होंने भी कुछ जो ओवर अपने आप को एस्टिमेट करके इस तरह के मुतालबात रखे हैं। जब 3 रुपए बिजली यूनिट दी जा रही थी और 2000 रुपये मन आटा दिया जाए, तो उस वक्त भी कुछ लोगों ने कहा था कि आप इनके मुतालबात अभी मंजूर ना करें, लेकिन मंजूर किए गए, उनकी उससे मकबूलियत मिली उनको। जब कोई लीडरशिप या कोई जमात या कोई ग्रोह आपको 3 रुपये यूनिट बिजली वो करके दे, जिनका 1 लाख रुपए का मीरपुर में बिल आता था बिजली का, उनका 7000 रुपये बिल आए, 5000 रुपये बिल आए, तो बहुत बड़ा उनको आपने एक एज दे दिया था। अब उनकी मकबूलियत उसके बाद जब उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए गए, लोगों ने समझा असल कुव्वत ये है। आपको पता है लोग अट्रैक्ट होते हैं कुव्वत के साथ, जहां कुव्वत हो तो वो कुव्वत के साथ अट्रैक्ट हो गए लोग। अब ये जो उनका मुतालबा था, उनको शुक्रगुजार होना चाहिए था कि हमारे साथ इनके वफाकी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक एहसान किया है, तो लेकिन उसको एहसान नहीं माना गया। एक्शन कमेटी के जो ज़ोमा हैं उन्होंने समझा है कि हमने ये रियासत का बाजू मरोड़ कर ये मसला हल करवाया है। इस वजह से उनके अभी भी इस जोम में है कि हम ये 12 नशिस्तें हैं महाजिन की वैसे आपको क्या लगता है ये 12 नशिस्तों पे क्या करेगी? दोबारा बाजू मरोड़ के वो हुकूमत से करा लेंगे काम, या आपकी दफा हुकूमत समझती है? ख्वाजा साहब के बयान से तो लगता है जी हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। आपकी क्या रीडिंग है सर? सर अभी तक तो रियासत ने बड़ी मज़ाहमत की है, अभी तक तो डटे हुए हैं इंतखाबात का। उन्होंने 12 नशिस्तों का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और यहाँ कुछ जो इंटरनेशनल कवानीन के माहिर हैं उनसे एक ब्रीफिंग भी दफ्तर खारजा ने पिछले दिनों ली थी कि अगर हम इन सीटों को ख़त्म करते हैं तो क्या हमारा जो मुकदमा है कश्मीर है जो आलमी अदालत में, यानी कि आलमी अदालत से मुराद यूनाइटेड नेशन में, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो वहाँ ये कहा गया कि अगर आप ये महाजिन का राइट ऑफ वोट ख़त्म करते हैं तो कल कला जब हक़ खुदरादियत कश्मीरियों को मिल जाता है, रायशुमारी होती है, तो इंडिया इस पर बड़ा शोर करेगा कि महाजरीन जो ये मकबूजा कश्मीर से अपना सब कुछ लटा कर पाकिस्तान गए और वहाँ उनका राइट ऑफ वोट छीन लिया गया है, तो कल हम कैसे ये मुतालबा कर सकेंगे कि इनको इंटरनेशनल सतह पे राइट ऑफ वोट दिया जाए। तो इस हवाले से मामला अटका हुआ है, और उन्होंने अगर 12 नशिस्तें ख़त्म भी हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है कश्मीर से। लेकिन आलमी जो मुकदमा है हमारा, उस पर मुकदमा कश्मीर पर काफ़ी असरात मरतब है, इसलिए रियासत अभी तक डटी हुई है। अब देखते हैं रियासत डटी रहती है या कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से कश्मीर की सिचुएशन को जैसे एक्सप्लेन किया है, मैंने तो अब तक किसी कोई तज्ज़िया निगार से इस तरह की बातें नहीं सुनी, मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है। लास्ट क्वेश्चन सर, आपकी क्या रीडिंग है इस वक्त की कैंपेन देख के? वैसे तो कोई दिन अभी रहते हैं साहब, जरा माहौल बदलता रहता है, कौन सी पार्टी जीतने की पोजीशन में लग रही है? पीपल्स पार्टी या ये नवाज शरीफ साहब या कोई और ग्रुप या कोई और पार्टी? आपकी क्या सर असेसमेंट है? अच्छा सर, पहले पिछला जब इंतखाबात हुए 2021 में तो 3 पार्टियां थी, PTI थी, मुस्लिम लीग नून थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। अभी क्योंकि PTI ने बाइकाट कर दिया इंतखाबात का, अभी 2 पार्टियां आपस में मद्दे मुकाबला और तगड़े जो उम्मीदवार हैं। बल्कि बड़ी हैरानकुन आपके लिए बात होगी, AJK में जो पिछली बार PTI के जितने टिकट होल्डर इलेक्शन जीते थे उनमें से 2 उसमें मौजूद हैं, बाकी सारे लोग चले गए हैं। यही इलेक्टेबल्स हैं। उन्होंने चले गए मुराद कहाँ चले गए सर? दूसरी पार्टियों में, कुछ ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लिया है, कुछ ने मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए हैं, ज्यादातर पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। अब आ गया 2 पार्टियां हैं। मतलब मैं आपकी बात को हटाऊं सर, इससे तो ये साबित हुआ कि जनाब के मौका प्रस्ती वाली सियासत, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज। इमरान खान का फायदा हो रहा था उस वक्त, तो खान साहब के साथ मिल गए, वहां से उन्हें लगा कि नहीं जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट के उसमें आ गए हैं, रडार पे हैं, तो पीपल्स पार्टी में चले गए, वहां से निकले तो नवाज लीग में, उधर से निकले तो अब सुने अलीम खान साहब भी वहां पहुंचे। सो ये कश्मीरी ये लीडरशिप, नो ऑफेंसेस, ये इसी तरह का कल्चर है कश्मीर में कि बस जहां मौका मिले घुस जाओ। हमारे यहाँ भी खैर पाकिस्तान भी कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ भी यही हालात है, वही वाले। यही मैं कहने लगा था कि ये पूरे
पूरे के पूरे चमन का यही हाल है कश्मीर का नहीं, सिर्फ पूरे के पूरा जिधर पावर होती है उधर लोग रुक कर लेते हैं। जब आपको याद होगा जी हुकूमत जब बनी थी उस वक्त भी आपने मुझसे पूछा था, तो वो जो 7 महीने की हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो जो आपने पूछा था मैंने एक बात की थी यस, तो आपने कहा था मुझे सवाल का जवाब मिल गया है, वहां से मामला था। तो उस वक्त भी मेरा सवाल क्या था ताकि व्यूअर को पूरा समझ आ जिस पे यस की कहा था सर आपने कहा था कि एक जगह से फाइलें आती जाएंगी और ये जो नए वज़ीर आज़म बन के दस्तखत करते जाएंगे, तो मैंने कहा मामला ऐसे चलेगा। इस वजह से भी उस वक्त भी अगर उसका आपने जवाब नहीं दिया कि जीतने के किसके चांसेस लग रहे हैं सर? सर इस वक्त 2 बड़ी पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून में बड़ा कड़ा मुकाबला है, लेकिन मुझे लगता यह है क्योंकि महाजीन की जो 12 नशिस्तें इसमें से 9 नशिस्तें हैं पंजाब के अंदर, और पंजाब में नून तगड़ी है, पीटीआई वहां लड़ी नहीं रही, इंतहा पीपल्स पार्टी पंजाब में है नहीं है, तो इस वजह से यहाँ से भी उनको 12 में से जो नशिस्तें हैं वो उनमें उनकी अक्सरियत होगी, और मुझे नून का एज लगता है, लेकिन मुकाबला इनके दरमियान बड़ा सख्त होने वाला है।